क्या हाल पढ़ ले गैंग पे दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये कुछ क्वेश्चंस नहीं है यार, 2020 2019 ऐसे करते करते लास्ट 10 इयर्स के रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैंने खुद से उठाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं, 12 15 16 17। तो जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए इस वीडियो में। जैसे हमने खत्म किया था केमिस्ट्री और बायो, उसी तरह इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसके साथ इस तरीके से हम कवर करेंगे कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस साल उठ के आता है तो तुम ना फंसो। सबसे पहले चैप्टर लाइट, पहला क्वेश्चन है 2020 का। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। When an object is kept within the focus of a concave mirror, अब जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देख लो, हाईलाइट कर लो। Kept within the focus, concave mirror और an enlarged image, उसके आगे an enlarged image is found behind the mirror। क्या क्या चीज हमने देखी कि ऑब्जेक्ट जो है वो विथ इन दी फोकस है कॉन्केव मिरर के, और इमेज जो बन रही है वो इनलार्ज इमेज है, और कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अब इन सारे टर्म्स को एक बार समझ लो अगर तुम्हें नहीं पता है। देखो बना लो एक रफ सा, ये एक रफ सा बना लिया हमने कॉन्केव मिरर, और ये क्या कर रहे हैं, लाइन लाइन, इसको बोलते हैं पॉलिश, यानी कि ये सरफेस पॉलिश है। ये बन गई इधर क्या, ये बन गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहां पर पोल, जो ये लाइन है यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है इसको पोल बोलते हैं। और ये मान लो पूरा स्फीयर से कटा होगा ये मिरर, ठीक है। तो ये जो सेंटर होता है ना इसका, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो आता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। चलो ठीक है, बड़ा बेसिक चीज है ये सब, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट कि जब भी बोला जाएगा, देखो क्या बोला गया, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर का होता है ये पॉलिश सरफेस के इधर, तो ये होता है बिहाइंड, और ये इधर पॉलिश सरफेस के इस साइड, लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बिहाइंड। और क्या बोला गया, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन दी फोकस, बोला है विद इन दी फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, फोकस के अंदर, यानी कि फोकस के इधर अंदर, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है और एक इनलार्ज इमेज बन रही है। तो एक इनलार्ज इमेज बन रही है, और ये इमेज कैसी है ये बताना है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है। तो बस सिंपल रूल्स फॉलो करो, ये ऐसे लड़ेगा और फिर कहां जाएगा, ये ऐसे फोकस से पास होगा, ठीक है। और एक लाइन मान लो ऐसे कर देते हैं, तो ये ऐसे फॉलो करते हुए इधर जाएगी, और ये दोनों आपस में ऐसे जाते जाते कहीं दूर पर मिलेंगे और बनाएंगे एक इनलार्ज्ड इमेज। बन गई इनलार्ज्ड इमेज। और क्या ये जो इमेज बनी है ये रेस आपस में इंटरसेक्ट हुई है पीछे, नहीं, ये इंटरसेक्ट हमने इमेजिनरी करवाया है इधर साइड, तो इसलिए ये कौन सी इमेज कहलाती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी, दिख भी रही है सीधी, इन्वर्टेड होती तो ऐसी होती। तो मिल गया हमको अपना आंसर, क्या है आंसर, आंसर डी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो ड्रॉ रे डायग्राम्स। रे डायग्राम बनाना है बहुत सिंपल। पहला, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ऊपर समझा दिया, पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बस यहां पे याद क्या रखना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब सेंटर, ये अपना पोल है और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास करती है तो वो रिवर्ट हो जाती है, यानी कि ऐसे आई और ऐसे ही उसी पाथ पे चली जाती है, ट्रेस बैक कर देती है वही पाथ। फिर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये तो पता ही हमें कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, तो यहां पर क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, कि एक कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके पैरेलल एक रे आएगी और वो क्या करेगी, वो इधर चली जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर। अब सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर पर जब ऐसे टकराती है रेस, तो इधर होता है इसका फोकस, तो फोकस पे ट्रेस कर दो इमेजिनरी, और ये इधर रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि इसका इनर सरफेस पॉलिश होता है, ठीक है, इनर सरफेस। चलो नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के फोकस से पास करेगी तो पैरेलल चली जाएगी, किसके पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट, ये 2019 का क्वेश्चन, लिस्ट इन प्रॉपर स्टेप्स, पूरे स्टेप्स लिखने हैं एक्सपेरिमेंट के जहां हम डिटरमाइन करते हैं फोकल लेंथ। तो ऐसे लैब मैनुअल बेस्ड क्वेश्चन बड़े काम आते हैं, लेकिन फिर भी कि अगर फोकल लेंथ जाननी है, कॉन्केव मिरर रखा है, उसकी फोकल लेंथ जाननी है, तो टेबल पे रख दो कॉन्केव मिरर और उसके सामने एक स्क्रीन फिक्स करनी पड़ती है। अब वो स्क्रीन ऐसी फिक्स होनी चाहिए कि एक शार्प इमेज जब बनेगी तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। वही लिखा है, फिक्स कॉन्केव मिरर ऑन स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन टेबल, अरेंज द स्क्रीन सो दैट इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन इट, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड स्क्रीन यूजिंग अ मीटर स्केल, दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। किसका देखा हमने, कॉन्केव मिरर का। अब यही सेम चीज किसकी, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में लगभग सेम रूल फॉलो होते हैं।
द लेंस शुड बी हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन। यहाँ पूछा है कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, प्रिकॉशन क्या लेना है। तो लेंस को वर्टिकल रखना है ताकि पैरेलल रहे स्क्रीन के, ये स्क्रीन हो गई और ये अपना लेंस हो गया, ठीक है। अरे यार कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर दो सही से, ये कॉनकेव लेंस ऐसे रहता है ना, ये हो गया ड्रॉ। तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए आपस में, ठीक है, पैरेलल हो गया। अ क्लियर एंड शार्पेस्ट इमेज शुड बी फॉर्म्ड, क्लियर इमेज होनी चाहिए, शार्प इमेज होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन से हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। मीजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस को सही से मीजर करना है, तभी तो सही निकल पाएगी फोकल लेंथ। अब आ गया एक न्यूमेरिकल, और उसमें ध्यान से क्या दिया हुआ है, जब भी न्यूमेरिकल आए सारी चीजें ध्यान से देखनी है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर इज रियल इन्वर्टेड। क्या क्या दिया है कि वो एक मिरर है और इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड कैसी बन रही, रियल और इन्वर्टेड। एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, मैग्निफिकेशन उसका है -1। इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि यू कितना है 40 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस होता है ना यू, वी होता है भाई इमेज डिस्टेंस, यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो वी अपना कितना है, वी जिसको बोलते हैं ना, अरे 1/f = 1/v + 1/u, ये पढ़ा था। इसमें v होता है इमेज डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v अपना क्या है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो पता क्या करना है, u ऐसे लिख लिया करो, क्या पता करना है, क्या चीज है, v दिया हुआ है और u पता करना है, और क्या दिया हुआ है m कितना -1, ठीक है। इतना सब कुछ मिला है हमें। तो वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस, सबसे पहले ये निकालना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, और दूसरा वेयर वुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर अगर बढ़ा देते हैं, किसकी तरफ, मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो दूसरा निकालना है, पहले में निकालना है u, और दूसरे केस में जब हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा देते हैं 20 सेंटीमीटर, तब इसमें निकालना है v, यानी कि इमेज का डिस्टेंस। अब स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उतने में ही सोचा करो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला शीट की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूला नोटेड हैं और इंपॉर्टेंट डायग्राम, रे डायग्राम सब कुछ है। यहां पर देखो v है, u है, m है। m का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कई लोग को याद आ रहा होगा कि मैग्निफिकेशन का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, कि मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या होता है, m = मिरर केस में क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दी नहीं है। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक और रिलेशन, कि यही इक्वल टू होता है किसके, यही इक्वल टू होता है एक और चीज के, जिसे बोलते हैं v/u। क्या बोलते हैं, v/u, -v/u, मिरर में -v/u होता है। देखो अब इसको याद करने के लिए कैसे याद करोगे, ये वाले फॉर्मूला में इधर आ जाओ, ये वाले फॉर्मूला में हमने क्या रखा है 1/f, मिरर की केस की बात हो रही है, 1/v + 1/u। तो याद रखना, यहां पर एक बार प्लस यूज हो गया मिरर में, तो अब अगले फॉर्मूले में, यहां वाले फॉर्मूले में माइनस यूज होता है, -v/u। और वहीं अगर ये मिरर ना होकर के लेंस होता तो यहां पर माइनस होता, ठीक है, और इधर क्या होता, ये माइनस की जगह पे प्लस होता। चलो ये हमने मिरर का फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब इसमें रख दो जो भी वैल्यू है अपने पास, m = -v/u में रख दो। क्या क्या है वैल्यू अपने पास, m है -1 = -v/u रखना है हमें। v की वैल्यू क्या होगी बताओ, इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, यानी कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि मिरर अपना मान लो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये इमेज की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट है कहीं पर, तो जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है 40 सेंटीमीटर दूर। और अगर जब भी ये देखो मिरर है, मिरर के जब भी लेफ्ट जाते हैं तो हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -40, ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए -40, और अपॉन उसके नीचे क्या आता है, v के नीचे u, u ही तो हमें पता करना है। तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, +40/u, और इधर -1, तो u क्या आ गया अपना, क्या गया u, -40 सेंटीमीटर। तो v भी -40 और u भी -40, यानी कि यहां पर अगर इमेज बन रही है ये ऐसे इन्वर्टेड, तो यहीं ऊपर ऑब्जेक्ट है। क्या मतलब, जो मैंने ऊपर समझाया था इन्वर्टेड वाली चीज, कि यहीं पर ऑब्जेक्ट भी है और यहीं पर इमेज भी है, तभी तो बोला गया है कि मैग्निफिकेशन कितना है -1, यानी कि सेम साइज बस इन्वर्टेड है, ठीक है, साइज सेम है बस इन्वर्टेड है, ठीक है। ये चीज तो मिल गई हमें। पहला जो पता करना था कि वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट -40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के इधर साइड, इस साइड।
ये जो पॉलिश सरफेस होता है इसके इधर बिहाइंड होता है और इसके इधर फ्रंट होता है, तो मिरर के फ्रंट में। अब अगला पता करना है वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। देखो यही जो ऑब्जेक्ट है, यही जो ऑब्जेक्ट है अपना ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको किधर ला देते हैं, इधर साइड आगे बढ़ा देते हैं, और ये आ जाता है इधर, ठीक है, ये आगे आ गया। अब बताओ कि इमेज फिर कहाँ पर बनेगी जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है। अब याद रखो अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो इधर जब आ जाएगा तो कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, 40 से 20 आगे आ गया तो कितनी रह गई, 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमको जो नया डाटा मिल रहा है, अब नया डाटा देखो क्या है, नया डाटा ये मिल रहा है कि u है अपना 20, साइन कन्वेंशन के साथ लिखो तो लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है ना, तो साइन कन्वेंशन -20 सेंटीमीटर। और क्या मिल रहा है, और हमें मिला है इससे देखो वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, कि अगर 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी। तो u मिला हुआ है हमें और v हमें पता करना है, ठीक है, v हमें पता करना है। लेकिन हमें इसकी क्या नहीं पता है, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पता चल जाए तो हम सिंपल ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ये वाले 1/f = 1/v + 1/u। अब इसी फोकल लेंथ को हम इससे मालूम कर सकते हैं ना, जो डाटा हमें यहाँ मिला था, यहाँ u भी मिल गया था, यहाँ v भी मिल गया था, और चेंज तो हो नहीं रहा है, ये क्या नहीं चेंज हो रहा है, ये वाला मिरर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मिरर का फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगा दूसरे केस में, बस ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। तो आओ चलो पता कर लेते हैं फोकल लेंथ। 1/f = 1/v + 1/u, साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। 1/f = 1/v, v क्या था हमारा 40, यानी कि -40, क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज ही बन रही थी, प्लस ये भी क्या था -40। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 40 बाहर में माइनस और ये 1 + 1, यानी कि -2/40। तो ये f, ये इधर 1/f रहता है, f जब ऊपर आएगा तो ये भी इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 40/2 हो जाएगा माइनस में, तो ये -20 सेंटीमीटर मिल गई फोकल लेंथ। -20 क्या मिल गई, -20। अब निकाल लो v, तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/v अगर हम इसको इधर ले लेंगे, या इसको मान लो चलो 1/v यहीं पर है, ठीक है, v है, इसको हमने लिख लिया इधर 1/v, तो इधर क्या बचेगा 1/f, और ये 1/u इधर जाना पड़ेगा ना इसको, -1/u, पहले प्लस था तो ये बन गया माइनस। अब बस वैल्यू रखनी सिंपल, 1/v में निकालना है, 1/f कितना निकाला था -20, माइनस 1/u कितना था, u भी हमारा था -20, देखो यहाँ पे लिख रखा है पहले से, तो -20। अब ये माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, -1/20 माइनस माइनस बन गया प्लस 1/20, तो माइनस प्लस तो कट गया, तो आया क्या 1/v = क्या रहा यहाँ पे, 1/v = 0 आ जा रहा है, 0। 1/v = 0 का क्या मतलब, अब यहीं पर कई लोग कंफ्यूज जाएंगे और बोल देंगे कि v की वैल्यू 0 होगी, नहीं, 1/v = 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1 1 हो गया, इधर 1, ठीक है, लेकिन v की वैल्यू इधर से बन रही है अपनी 1/0, इनवर्स करो, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आया था, 1/v = 0/1। अब इसी को इनवर्स जब करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, v ऊपर चला जाएगा और इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 1/0, और 1/0 को बोलते हैं क्या, इन्फिनिटी। यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। और इनफाइनाइट डिस्टेंस का कैसे बनता है अपना रे डायग्राम, ऐसे एक बना देते हैं, ये जिसको क्या बोलते हैं, अरे मिरर, ये बन गया। और अपनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी यहाँ पर u निकला था ना -20, यानी कि फोकल लेंथ के पास, ये इस पे, ये तो यहाँ पर खड़ा हो गया ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे गई लाइट, ये इधर से पास हो गई, और एक लाइट ऐसे गई जो इधर से पास हो गई। और ये लोग रियल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इमेजिनरी डॉटेड लाइन से आगे 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 मिलाना पड़ेगा, और कहाँ मिलेंगे किसी को नहीं पता, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट इमेज डिस्टेंस। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। यार ये वाला न्यूमेरिकल अगर जो ऊपर अभी मैंने समझाया है, अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी यहाँ इसमें लॉजिक की ज़रूरत थी, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत थी, साइन कन्वेंशन का यूज़ करना था। और ये वाला तुम्हें कुछ समझ में आया हो ना आया हो, ये फॉर्मूला मिल गया होगा अगर नहीं पता था पहले, कि इस तरह से भी रिलेशन होता है, m = hi/ho = -v/u, ठीक है। आ जाओ नीचे, अगले न्यूमेरिकल में देखते हैं। एक न्यूमेरिकल काफ़ी कुछ सिखाता है, ये वाला क्या सिखाएगा, ये देखो, इट इज डिजायर्ड to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length of 12 cm। 12 सेंटीमीटर के कॉनकेव मिरर से, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर से क्या करना है, एक इरेक्ट इमेज निकालनी है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेंज कितना होना चाहिए बताओ। सेकंड, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर, इमेज छोटी होगी या बड़ी, ड्रॉ रे डायग्राम। फिर
थर्ड, what will be the image of the object be if it is placed 20 centimeter in front of mirror? Draw ray diagram for this situation also to justify. और फिर उसके बाद दिखाना है शो द पोजीशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अबव रे डायग्राम्स। तो देखो यहां पर सबसे पहला आंसर दो कि हमें मिला हुआ है क्या, बगल में लिख लो कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है क्या, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, माइनस कितनी है 12 सेंटीमीटर, माइनस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया माइनस 12 सेंटीमीटर। अब व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर? हमें क्या चाहिए, एक इरेक्ट यानी कि एक सीधी इमेज चाहिए। जैसे अभी ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा था, ये देखो यहाँ वाले केस में हमने क्या देखा था कि ये था फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट और इसकी इरेक्ट सीधी इमेज और रियल इमेज नहीं मिली। हमें क्या मिली, देखो ये हमें मिली थी क्या, वर्चुअल इमेज। ये कहाँ जाकर मिल रही है हमें नहीं पता है। और हमें इस केस में क्या चाहिए, हमें इस केस में क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। बस ये नहीं दिया है कि रियल या फिर वर्चुअल, लेकिन हमें इरेक्ट इमेज तो चाहिए ही। बस ऊपर जो केस फॉलो हुआ है सीधी इमेज, तो वहाँ भी सीधी ही इमेज बनी है। नीचे क्या केस फॉलो होगा, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ यहाँ पर मान लो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ये एक साइड अपनी हो गई पॉलिश्ड। और अब चलो पता करना है कि क्या करें, कहाँ पर रखें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को किधर रखें। यू क्या रहेगा कि जो इमेज है वो क्या बने, सीधी बने, इरेक्ट बने, ठीक है, सीधी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसा सीधा है तो इमेज भी ऐसे सीधी रहे। तो जो डिस्टेंस होता है कॉनकेव मिरर में हमेशा वो फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये फोकल लेंथ के अंदर, चाहे यहाँ पे रहे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि जैसे इसके इधर जाना शुरू करोगे ये रियल इमेज बनाना शुरू कर देता है, ऐसे इन्वर्टेड इमेज। लेकिन हमें चाहिए क्या, इरेक्ट इमेज चाहिए, जो यहाँ कब बनेगी, जब यू क्या रहेगी लेस देन और इक्वल टू फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर के केस में। फिर अगला, विल द इमेज बी स्मॉलर लार्जर। देखो जब भी इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल बनती है और वो लार्जर ही बनती है, क्योंकि वो रेस कभी मिलती नहीं, कहाँ जाकर मिलेंगी यार किसी को नहीं पता, तो वो कैसी रहेंगी, लार्जर। द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिर व्हाट विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सुनो, ये है अपना, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रही लाइन, ठीक है, ये रहा अपना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर है अपना फोकस कितना 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि 24 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये पूरे सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर 24 सेंटीमीटर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा। तो कॉनकेव मिरर में जब 24 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो क्या होता है, ऐसे लाइन जाएगी एक, ठीक है, और जो भी लाइन ऐसे शीशे जाती है वो कहाँ आती है, ये ऐसे आती है फोकस से, ठीक, और एक लाइन जाती है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है। या मान लो ऐसे गई एक लाइट तो वो ऐसे पास होती है, और फिर ये इमेज बनती है कैसी, जस्ट इसके नीचे सेम साइज की 2f पे यानी कि डबल द फोकल लेंथ पे जब भी रखते हैं ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में, तो जो ऊपर रहता है उसी का इन्वर्टेड नीचे बन जाता है, सेम साइज, बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और वही रे डायग्राम बनाना था, हमने वहां पे बना दिया। नेक्स्ट आ गया, इफ द इमेज फाउंड बाय लेंस, अब देखो मिरर हमने देख लिया, अब लेंस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द इमेज फाउंड बाय लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, स्टेट द टाइप ऑफ लेंस। यहां पर बताना है कि एक लेंस है और कहीं भी किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखो वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनती है। तो ये कौन सा लेंस है, ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ सच अ लेंस इज 20, फाइंड पावर इन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अगर फोकल लेंथ 20 है तो पावर निकालो साइन कन्वेंशन के साथ। तो सुनो, ये होता है हमेशा कॉनकेव लेंस। अब क्यों, जैसे हमने ऊपर कॉनकेव मिरर की इतनी चर्चा की, उसी तरह से जो कॉनकेव लेंस है इसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी। देखो ये ऐसा होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस अपना, ठीक है, ये लेंस हो गया, ये अपनी लाइन हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रहा अपना फोकस और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो ये इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल या डिमिनिश्ड। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे जाएगा, और ये लेंस क्या करता है, ये लेंस क्या करता है, कन्वर्ज या डिवर्ज, ये डाइवर्ज करता है ना, यानी कि ऐसे फैलाता है और ये पीछे आएगा फोकस पे,
और फिर एक मान लो लाइन जाती है ऐसे जो सीधी चली जाएगी, तो इमेज ये छोटी सी यहाँ बन जाएगी। तो कहीं से भी रे डायग्राम बनाकर देख लो, हमेशा कॉन्केव लेंस में क्या होता है, छोटी इमेज बनती है, इरेक्ट यानी कि सीधी, और वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और ये तो मैं तुम्हें बता ही दिया कि जो भी रियल रहती है वही इन्वर्टेड रहती है, और जो वर्चुअल रहती है वो इरेक्ट रहती है। तो वर्चुअल इरेक्ट तो मिल ही गया, और डिमिनिश यानी कि छोटी। टाइप ऑफ लेंस क्या है अपना, कॉन्केव लेंस। ड्रॉ रे डायग्राम ने ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। और इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज 20, अब फोकल लेंथ अगर 20 है तो पावर कितनी होगी, फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। देखो एक चीज तुम्हें याद दिला दूं कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कभी नहीं होती है, साइन कन्वेंशन के साथ दिया हुआ है यहाँ पे निकालने को। तो कॉनकेव मिरर की क्या होती है फोकल लेंथ, माइनस में हमेशा। उसी तरह कॉनकेव लेंस की माइनस में, तो क्या होगा यहाँ पर f -20। अब पावर क्या होता है, 1/f होता है, तो बस इसी को 1/f कर दो, यानी कि 1/, ये क्या आएगा 1/-20 पावर, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करोगे आगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा -5d। कैसे, क्योंकि हमने ली थी पावर 1/f लिए पावर, ठीक है। p = 1/-20, -20 क्या है सेंटीमीटर। और हमेशा इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर हम लिखेंगे मीटर में कन्वर्ट करने की बजाय सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा 100/20, और ये कट के निकल आएगा -5d। 5d, d से क्या है डायोप्टर, क्या है डायोप्टर, ठीक है। आगे आओ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पता ही है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे मिरर है, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि पूरे सर्कल का ये रेडियस कितना होगा। उसी तरह यहाँ पूछा है प्लेन मिरर का, मान लो कोई प्लेन मिरर है तो उसका क्या होगा, तो उसकी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि सर्कल तो है नहीं। चलो, ड्रॉ द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल। इन्फिनिटी से पोल जाने में क्या होता है, ये हमने रे डायग्राम बनाते वक्त देखा है, पॉज करके रीड कर सकते हो। अब देखो, अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस आर हेल्ड इन वाटर, व्हाट चेंजेस इफ एनी डू यू एक्सपेक्ट इन फोकल लेंथ। क्या फोकल लेंथ चेंज होती है किसमें, जब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस को, किसको, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस को पानी में रखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। क्या मतलब, फोकल लेंथ मिरर की डिपेंड नहीं करती है लेकिन लेंस की डिपेंड करती है। तो कोई चेंज नहीं होगा मिरर में, लेकिन चेंज होगा किसमें, लेंस में, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल देख लो, ये हमने देखा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। अब ये एक न्यूमेरिकल 2015 का है, किस पर, कॉन्वेक्स लेंस पे। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ड्रॉ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। देखो क्या क्या हमें मिला है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखो कि कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे बताया कि कॉनकेव मिरर और लेंस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वैसे कॉनकेव लेंस और मिरर में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है, याद रखना। और फोकल लेंथ की 10 दी है, तो क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड 8, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 8। अब ऑब्जेक्ट माइनस है कि प्लस, ऑब्जेक्ट यार हमेशा माइनस ही रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट माइनस में, ठीक है। अब निकालना है इसका, क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज सिंपल से फॉर्मूला पे रख दो, 1/v प्लस, नहीं मिरर नहीं है, मिरर में यहाँ पे प्लस होता है, लेंस के फॉर्मूले में माइनस होता है, -1/u। अब जैसे अगले फॉर्मूला कैसे याद रखोगे इसका, इसी का मैग्निफिकेशन वाला इस तरह याद रखना कि यहाँ पर माइनस यूज कर लिया ना, तो अब लेंस के अगले फॉर्मूला में प्लस यूज करेंगे, यहाँ पर +v/u करते हैं। वहीं अगर मिरर होता तो ये प्लस रहता और ये माइनस रहता, लेकिन ऐसा नहीं है केस, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर अपना -1/v और यहाँ पर +1v/u। अब देखो इसी फॉर्मूले का काम है, 1/f = 1/v लिखो। v क्या है नहीं पता है, -1/u, तो जो नहीं पता उसको लेफ्ट में ले लिया करो, 1/v को लेफ्ट में ले लिया तो 1/f, ये -1/u था, इधर गया तो +1/u। अब चलो इसमें वैल्यू रखो, क्या क्या वैल्यू है, 1/f की वैल्यू है 10 और +1/u की वैल्यू है -8, यहाँ पे रख दो -8। तो 10 और 8 का हमें लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम यार। अरे यार इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद 1/v, इस सिंपल सी कैलकुलेशन को कर लो। मेन यहाँ पे सीखना क्या था कि कैसे रखना है हमें f का प्लस में साइन कन्वेंशन और u का माइनस में, फिर आ जाएगा अपने आप आंसर। देखो
ये 1/10 माइनस 1/8, आंसर v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। क्या आएगा आंसर? 40 सेंटीमीटर। हेंस वी कंक्लूड दैट मैग्नीफाइड इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर इन साइज क्यों बोला गया है बताओ? लार्जर इन साइज क्यों बोला गया है? क्योंकि यहां पर पूछा था कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन तो पूछा ही है, नेचर भी पूछा है। पोजीशन तो हमको मिल गई v, कि हाँ भाई v कितना है -40, लेकिन इसकी ये बताओ कि नेचर क्या है। नेचर का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन है कि नहीं उसमें, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो यहीं पे लिखा है कि तुम भूलो ना, +v/u। तो बस +v/u में लिख दो, +v/u, और +v/u में रखेंगे तो -40/u कितना था? u था 8, तो रख दो 8, -8 कट के आ जाएगा 5 डायोप्टर, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज है। 5 आ रहा है ना, +5 यानी कि मैग्नीफाइड है। तो बस यहाँ पे क्या लिखा है? इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफाइड है। आगे आ जाओ, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो पॉज करके। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ ग्लास ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखना कि 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, जो प्रिज्म का एंगल होता है। एंगल होता है ना प्रिज्म का, इसको क्या बोलते हैं? ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। देन नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग। अब इन तीनों में कौन कौन सा मिरर यूज करते हैं, पॉज करके रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आओ, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है कि क्या इमेज बड़ी बनेगी? पहले बताया था कि 1 का मतलब होता है कि हाँ इमेज सेम साइज है, और अगर -1 है तो यानी कि क्या है? वर्चुअल, और +1 यानी कि क्या है? इरेक्ट, यानी कि सीधी। तो क्या इसका मतलब? वर्चुअल एंड इरेक्ट से मतलब होता है इसका साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? इन्फिनिटी, ऊपर ही बताया था। अब देखो एक और कॉन्वेक्स लेंस पे न्यूमेरिकल। ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30। तो पहले इसको निकाल लो, पहले निकाल लोगे कि कहां पर क्या बन रहा है, तभी तो। ऑब्जेक्ट का 30 दिया गया है, फोकल लेंथ 20, किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। चलो जैसा मैंने बताया हमेशा की तरह पहले लिख लो कॉन्वेक्स लेंस, और क्या क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो इसलिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव में लिखोगे, प्लस कितना? +20 सेंटीमीटर। और वहीं जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा निगेटिव में लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट में ही होता है, -30 सेंटीमीटर। अब बस लिख दो 1/f कितना होता है? 1/v + 1/u प्लस, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद आता रहे। प्लस तो मिरर में होता है, ये माइनस होता है, तो 1/v इधर हो गया, -1/u उधर चला गया, 1/f + 1/u। और ये क्या बन गया? बस लिख दो 1/20 प्लस u की वैल्यू क्या है? -30, और इसको सॉल्व करो तो सिंप्लीफाई होकर ये इस तरह से दिखेगा 1/20 - 1/30, और बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो तो 1/v की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पर ये इसको सॉल्व किया तो आ गया 1/60, यानी 1/v = 1/60। तो v की वैल्यू कितनी? v = 60। अब v कितनी है? 60। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये माइनस है या प्लस है, प्लस v है ना, प्लस v। तो प्लस v का मतलब कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो हमारा मिरर है, इसके इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव रहता है, इधर प्लस, तो यानी कि इसके इधर। और देखो इमेज इधर ही बन रही है, इधर और इन्वर्टेड, ये राइट साइड पे बनी है और इन्वर्टेड बनी है। ठीक है। अब अगर हमें पता करना हो कि मैग्निफिकेशन कितनी है, तो बस सिंपली m = क्या होता है फॉर्मूला? v/u। तो v/u रख देंगे। 60/u कितना था? m। 60/u कितना था? u। ऑब्जर्वेशन कितना था? यहाँ पे है ना, u था हमारा 30, तो -30। ठीक है, क्योंकि u को साइन कन्वेंशन से देखो ना, माइनस, ये प्लस में आया, माइनस में, -30 था, यह कितना? -2। m कितना है? -2, और -2 का मतलब कि डबल है साइज, और माइनस का मतलब कि इन्वर्टेड है। देखो दिख भी रहा है, ये इन्वर्टेड है, उल्टा है और डबल है। और क्यों हमने मैग्निफिकेशन निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज पूछता है यार, पोजीशन एंड नेचर। पोजीशन का मतलब होता है कि तुमने v निकाल दिया ये, और नेचर का मतलब तुम्हें लिखना होता है क्या? पहले चीज तो इन्वर्टेड है या रियल, और दूसरी चीज की मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड। वो किससे निकलता है? इसी m वाले फॉर्मूले से, जैसा हमने निकाल लिया कि बड़ी है, डबल है, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड। देन अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फिर से कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन, पोजीशन, नेचर और साइज, ये सब हटा दो और खुद से एक बार पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर मुझे कमेंट करो, तीनों का, पोजीशन, नेचर और साइज।
द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पे पहला क्वेश्चन 2020 से है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब बताओ व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड। दोनों जिसको होता है ना, दोनों इशू, तो उसके लिए बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। जैसे कई चचा लोग को तुमने देखा होगा, चश्मा लगाए रहते हैं और पास का पढ़ने के लिए उतार लेते हैं, या पास का पढ़ने के लिए लगाए रहते हैं, और जैसे थोड़ा सा दूर देखना होता है तो उतार के तुमसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाईफोकल नहीं रहता है, सिर्फ पास का रहता है। और वहीं कई लेंस तुमने देखा होगा नीचे साइड थोड़ा सा अलग दिख रहा होता है, तो इसको बोलते हैं बाईफोकल। नीचे का अलग कॉन्वेक्स रहता है, ऊपर का कॉन्केव, ठीक है, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। अब ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। ये क्वेश्चन तो इजी यार। ब्राइट लाइट अगर आइज पाएगी तो क्या क्या इवेंट होंगे? व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आइज देन फर्स्ट। अब ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें पूरे के पूरे ऑर्गन्स पे देना पड़ेगा आंसर, कि जब ब्राइट लाइट आती है हमारी आइज पे तो सबसे पहले कौन से पार्ट पे आती है आइज? देन लाइट फर्स्ट पासेस थ्रू कॉर्निया एंड एंटर्स प्यूपिल। कॉर्निया वो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो फिर प्यूपिल पे आता है, ठीक है। लाइट फर्स्ट पासेस थ्रू कॉर्निया देन एंटर्स प्यूपिल वेयर साइज ऑफ प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि लाइट पड़ती है तो प्यूपिल का साइज छोटा होता है, बंद होता है, विच इज कंट्रोल्ड बाय इरिस। ये कौन सी मसल से कंट्रोल होता है? इरिस मसल से। हेंस लेस लाइट एंटर द आई थ्रू प्यूपिल। कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम लाइट अंदर आए आंखों के। देन लाइट पासेस थ्रू द आई लेंस एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या क्या चीजें मालूम पड़ गई इससे, कि सबसे पहले लाइट कहां टकराती है? कॉर्निया पे। फिर कहां एंटर करती है? प्यूपिल पे। प्यूपिल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड। अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लाइट कम आए ताकि। कौन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है? मसल कौन सी कंट्रोल करती है? इरिस। फिर लाइट जो एंटर करती है वो कम हो जाती है क्योंकि इरिस उसको कंट्रोल करता है। अब जो लाइट है वो पास करती है आई के लेंस से, आई लेंस से, और इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। और इमेज हमेशा कैसी बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है हमारे रेटिना पे। फिर उसको रियल और इन्वर्टेड इमेज को प्रोसेस करता है हमारा दिमाग। ये क्वेश्चन कट है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, सनराइज वाला है। आगे आ जाओ। डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये पता है हमें। और कलर क्या क्या रहता है? वेब ग्योर। डिस्पर्जन यानी कि व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना अलग अलग कलर्स में। व्हाई डज क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? स्काई ब्लू क्यों दिखता है? अब सुनो आंसर। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू scattering by molecule of gases in atmosphere, the blue color being scattered more than any color. In absence of atmosphere on earth, no scattering will occur, therefore sky will appear black. ब्लू कलर इसीलिए दिखता है क्योंकि गैसेस की, देखो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फियर, देखो क्या होता है, एटमॉस्फियर में गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं। अब लाइट जो रहती है व्हाइट लाइट वो जाती है लेकिन स्कैटर होती है, और ज्यादा स्कैटर कौन सी लाइट हो जाती है? अपनी ब्लू। ब्लू कलर बीइंग स्कैटर्ड मोर देन एनी कलर, यही सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, इसकी वजह से सिर्फ ब्लू ब्लू सा आसमान हमें दिखता है। और रीजन क्या इसके पीछे दिखने का? ये एटमॉस्फियर जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर यही नहीं रहेंगे तो डिस्पर्जन नहीं होगा और हमें कैसा दिखेगा? पूरा ब्लैक दिखेगा। चलो, हाउ इज सेंस ऑफ विजन कैरिड फ्रॉम आई टू ब्रेन? आई टू ब्रेन किससे जाता है? बताया था, दिमाग हमारा जो प्रोसेस करता है ना इमेज को, कैसे इमेज प्रोसेस कर पाएगा? जब उसको ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगी वहां तक उस इमेज को। हाउ इज आई लेंस हेल्ड इन पोजिशन? सीलियरी मसल। जैसे हमने इरिस मसल दिखाया कंट्रोल करता है प्यूपिल को, वैसे आई लेंस को कौन कंट्रोल करता है, कौन होल्ड करता है? सीलियरी मसल। वाई इज ब्लाइंड स्पॉट सो कॉल्ड? ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट की बात हो रही है जी नहीं, ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं? एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस इमेज इज नॉट सेंट टू ब्रेन। कोई भी इमेज ब्लाइंड स्पॉट फॉर्म होती है तो वो ब्रेन तक नहीं जा पाती है। अब सुनो, इन तीनों का आंसर बताओ। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेनन। स्टार्स ट्विंकल, पहला कि स्टार्स जो होते हैं ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल खन्ना वाले नहीं यार, जो स्टार्स होते हैं चांद सितारे वो रात को चमकते क्यों हैं? तो owing to constant changes in density of layer of air due to convection current or motion of Earth's atmosphere, refractive index of layers also changes. अरे यार सिंपली समझ लो, देखो वो एनसीईआरटी में डायग्राम था ना कि एक लड़का ऐसे करके खड़ा होता है और देख रहा होता है ऐसे सितारों को, ये है सितारा अपना, ठीक है। तो क्या होता है जब ये ऐसे देख रहा होता है तो जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, ये तो अर्थ पे है, ये लड़का अर्थ पे है, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फियर की लेयर्स हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, ऐसे जाता है तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? कम होता जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, और कम की वजह से ये बेंड होती जाती है। अब बेंड होके हमें लगता है कभी इधर पे है, कभी तुरंत बेंड होता है, कभी लगता है इधर पे, तो पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाती है, इधर उधर रहती है, और जितनी जल्दी पोजीशन चेंज होती है कि लगता है कि सब कुछ चमक रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर है लिखा हुआ कि ओइंग टू कॉन्स्टेंट चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है ड्यू डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर। ये एयर की जो लेयर होती है ना, ये सारी, ये जैसे कि लेयर हो गई, ये लेयर, इसकी डेंसिटी अलग होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, अब ये कन्वेक्शन करंट की वजह से हो सकता है या फिर अर्थ के मोशन की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो चेंज।
दस एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अपीयर टू बी चेंजिंग। एपरेंट पोजीशन यानी कि रियल नहीं, एपरेंट पोजीशन यानी कि जो इसको दिख रही है, इसको कभी लगता है इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक ट्विंकलिंग इफेक्ट लगता है। दिस ऑल्सो मेक्स द लाइट फ्रॉम स्टार टू इंक्रीज और डिक्रीज सिंस स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट। दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट, दिस मेक्स द स्टार अपीयर टू ब्राइटर एंड समटाइम डिमर। कभी चमकता हुआ, कभी नहीं चमकता हुआ, इसके वजह से हमें लगता है कि वो शेक कर रहा है, शेक की अपीयरेंस है। अब अगला, प्लांट्स कह रहा हूं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। अरे यार, ट्विंकल मतलब चमकना, प्लैनेट्स चमकते नहीं है। क्यों? द स्टार्स ऑल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू प्लैनेट। प्लैनेट के कंपैरिजन में स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें छोटे दिखते हैं यहाँ से। अपीयर एज टिनी स्पेक्स इन द स्काई ड्यू टू दियर इमेज डिस्टेंस। इतना दूर होते हैं कि हमें छोटे दिखते हैं तो असल में बड़े, एज कंपेयर टू ह्यूज साइज ऑफ प्लैनेट्स। Thus the star appear as point size of lights and planets appear as large combination of such sources. Thus the change in path of light coming from the planets is negligible as compared to that coming from star. Therefore planets do not seem to twinkle the star. सुनो, स्टार जो है वो एक्चुअली बड़े होते हैं प्लैनेट वगैरह से। अब प्लैनेट वगैरह क्या हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है appear as tiny space sky ऑल्सो वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू प्लैनेट। ये लिखा है ना, वेरी लार्ज। स्टार्स जो होते हैं ना, ये बड़े होते हैं प्लैनेट से, ये प्लैनेट से। तो क्या होता है कि स्टार्स का जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो हमें दिख पाता है, क्योंकि ये बड़े हैं, इतनी दूर से हम देख रहे हैं बड़े हैं, लेकिन इतनी दूर से ये छोटे लगते हैं प्लैनेट्स, जिनका ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। द स्टार्स अपीयर एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड प्लैनेट्स अपीयर एज लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ सच सोर्स। ये कॉम्बिनेशन लगता है ऐसे सोर्सेस का, और इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट पता नहीं चलता है, नेग्लिजिबल होता है। देन थर्ड क्वेश्चन, स्टार्स अपीयर्स रेज्ड इन द स्काई। स्टार उठा हुआ क्यों दिखता है, ये ऊपर बताया था अभी। एज लाइट फ्रॉम स्टार्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एज अ रिजल्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ द स्टार अपीयर्स टू बी स्लाइटली हाइयर देन स्काई देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। अब जैसे मान लो कोई स्टार यहाँ पर भी है ना, तो वो जब यहाँ आएगा फिर चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर चेंज होगा, चेंज होता तो हमारी आंख को आएगा, तो हमारी आंख को लगेगा ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर स्टार है, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पर रहता है। बस यही रीजन है। चलो नेक्स्ट, ये सन वाला क्वेश्चन, सनसेट वाला कटा हुआ है। आगे, स्टेट द रीजन विच लेड टू हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कई लोग को इसमें कंफ्यूजन है यार। वेबसाइट पे हमने क्विज भी डाल रखे हैं, काफी सारे कर सकते हो। और कंफ्यूजन क्या है ना, कि हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द नियर बाय ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया में नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ये दिक्कत है। लोगों को लगता है देख पाता है, ठीक है। It means the near point has shifted away from eye. It occurs due to shortening of eyeball. Reason क्या है? Shortening of eyeball or due to increase in focal length of the eye lens. It can be corrected by convex lens. Convex lens पहनने से करेक्ट होता है। और वहीं अगर ये हाइपरमेट्रोपिया की जगह पे मायोपिया होता, तो यानी कि उसको नियर दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा होता है, तब उसको क्या देते हैं, कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लेंस। What is number of receptor in retina? 125 million receptor. What is meant by far point? The farthest point up to which an eye can see is called far point. कितना होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। फार पॉइंट एक ह्यूमन आई का कितना है? व्हाट इज प्रिस्बायोपिया? प्रिस्बायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। स्टेट वन फंक्शन ऑफ इरिस प्यूपल कॉर्निया, ऊपर हमने देख ही लिया है। नीचे आओ, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टियर। अब जो लाइट में हमने पढ़ा वो इस चैप्टर में भी काम आता है। हमने पढ़ा कि फोकल लेंथ और पावर कैसे रिलेटेड होता है। पावर होता है 1/f, और हमने ये भी पढ़ा कि फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है कॉनकेव में, और यही फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टियर फॉर करेक्टिंग हिज विजन। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, विच लेंस बी यूज फॉर करेक्शन, ऑल्सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो अब इसको कितनी पावर चाहिए, -2.5 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल निकाल लो यहां से, फोकल कितना रहेगा, 1/-2.5, ठीक है, -2.5। तो अब ये रहता है हमेशा डायोप्टियर मीटर में होता है, मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। सेंटीमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/-2.5 अपॉन 100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 अपॉन -2.5 कट के बन जाएगा f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। और -40 से क्या मालूम पड़ा, जो हमने पहले लिख लिया है कि ये होता है कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस पहनाना है इसको कितने, फोकल लेंथ का, -40 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आगे आओ, चलो
नेम द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज बीइंग फॉर्म्ड। बताओ इमेज जो फॉर्म होती है उसका नेचर क्या है, बताओ जल्दी बताओ। इमेज जो फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा रहता है, रियल और इन्वर्टेड, फिर ये ब्रेन में जाती है ऑप्टिक नर्व की मदद से। हाउ अ नॉर्मल आई इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस एज वेल एज दोज प्लेस्ड एट नियर ऑब्जेक्ट। दूर और पास दोनों चीजों कैसे देख सकती है नॉर्मल आई, क्योंकि फॉर सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी लार्ज एंड फॉर सीइंग नियर फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी एडजस्टेड, वो कोई फिक्स नहीं है स्मॉल या लार्ज, जैसे चश्मे की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ फिक्स है, आई लेंस फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि आई लेंस अपनी साइज एडजस्ट कर लेता है किससे, सीलियरी मसल्स की मदद से। वाई स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फाइंग हाई एल्टीट्यूड, जो पैसेंजर जो अमीर लोग होते हैं जो एरोप्लेन में होते हैं उनको जो डार्क स्काई क्यों दिखता है, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फियर बीइंग प्रेजेंट एट हाई एल्टीट्यूड, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फियर बीइंग एब्सेंट। हमने ऊपर देखा था कि एटमॉस्फियर एब्सेंट रहेगा तो ब्लू की जगह काला दिखेगा, तो वही होता है, ऊपर एटमॉस्फियर नहीं प्रेजेंट है जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती और नहीं हो पाता कुछ, एज रिजल्ट नो लाइट स्कैटरिंग रीचेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन एटमॉस्फियर, वाई डू स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स नॉट, जो हमने ऊपर ही देख लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी, पहला ही क्वेश्चन 2015 का है, यानी कि इस सीक्वेंस से बढ़ेंगे 15, 19 फिर आगे जाते जाएंगे। देखो व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, हाउ इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अफेक्टेड इफ लेंथ इज डबल रेडियस इज डबल। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए, ठीक है, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी और एल बाई ए, ठीक है। ए का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बाई ए का फॉर्मूला क्या है अपना नीचे का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब सुनो लेंथ इज डबल्ड, अगर लेंथ को डबल कर दें, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2L लिखा जाएगा, ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी डबल 2L लिखा जाएगा, L की जगह पे जो पहले L था 2L बन जाएगा, तो क्या होगा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, ठीक है। वहीं लेकिन अगर रेडियस को हम क्या कर रहे हैं डबल, तो क्या होगा, ये नीचे रेडियस है, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसी जो आर स्क्वायर नीचे इसको अगर डबल कर दें 2R का स्क्वायर, तो ये 4R स्क्वायर बन जाएगा और 4 यानी कि 1/4 बन जाएगा रिजल्टेंट का, 1/4, देखो ये लिखा है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो while studying the dependence of potential difference across a resistor on current passing through it in order to determine the resistance of the resistor, a student took 5 reading, कितनी रीडिंग 5 reading for different value of current and plotted a graph between V and I. He got a straight line graph passing through the origin. What does the straight line signify? ये स्ट्रेट लाइन इसको मिल रही है, इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है बताओ V और I के बीच में, जल्दी बताओ, ये तो तुमने बुक में पढ़ रखा है यार। R होता है V और I का, अपना V अपॉन I का आंसर क्या होता है R होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 स्लोप यानी कि V बाई I, पोटेंशियल वैल्यू अपॉन ये, तो इससे मालूम पड़ रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज दैट द रेजिस्टर इज लीनियर एलिमेंट एंड फॉलोज ओम लॉ। ओम लॉ यही तो होता है ना कि R हमेशा V बाई I के इक्वल यानी कि बराबर चले, तो ये बराबर चल रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बस यही मालूम पड़ा। कंसीडर द स्केल ऑफ वोल्ट मीटर, आंसर द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन 2019 में जो आया है बहुत कम आता है, और ये क्वेश्चन का आंसर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो पूरे तुम्हारी क्लास में आई कैन चैलेंज सिर्फ तुम्हें आता होगा। क्या पूछा है, ऐसे एक मीटर दे दिया गया है और पूछा है व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, पूरे की पूरी यूनिट्स से डिवाइड कर दो पूरे नंबर को, ये पूरा नंबर कितना है, यहाँ तक कितना जा रहा है 3 तक, तो 3 बटे जो ये यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 20 तक, तो 3/20 कर दो, आएगा आंसर क्या 0.15, यानी कि जितने भी डिवीजन हुए हैं इस एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, इसी को बोलते हैं LC, लीस्ट काउंट। क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं LC यानी कि लीस्ट काउंट। और ये निकल गया ऐसे, कैसे, टोटल यूनिट कितनी थी 3 लिख दी और कितने नीचे ये ब्लॉक्स थे यूनिट से 20। फिर व्हाट इज रीडिंग सोन बाय वोल्ट मीटर, अब इसकी रीडिंग पूछिए कि रीडिंग कितनी दिखा रहा है, तो रीडिंग देखो कैसे जानोगे, ये बीच का क्या है, ये बीच का 1.5 है तो ये 1.6, ठीक है, ये बीच का 1.5 है तो उसका अगला क्या होगा, ये हमने निकाला था 0.15, यही तो निकाला था ना कि एक की वैल्यू कितनी 0.15, तो ये 1.5 के कितना आगे गया है 1, देखो ये 1.5 के 1 आगे गया, 2 आगे गया है, ठीक है 2 आगे, तो 1.5 के 2 आगे गया यानी कि 1.5 प्लस 0.15 इंटू 2,
और 0.15 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1.5 प्लस 0.3 और ये बन जाएगा 1.8 वोल्ट। समझ गए? जब एक एलसी यानी कि एक यूनिट की वैल्यू मालूम पड़ गई तो देख लो कि कांटा कितना आगे गया, 1 यूनिट 2 यूनिट, और एक वैल्यू अगर है एक की वैल्यू 0.15 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.15 इंटू 2 यार। इतना इजी क्वेश्चन था, समझ गए? अब अगला पढ़ो, इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 20, ठीक है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग। करंट निकालना, ये तो सिंपल ओम्स लॉस निकल जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, और ये अपना निकल गया कितना, I इज इक्वल टू V बटे आर। V कितना निकाला गया 20 बाई आर। आर कितना आया था देखो, V कितना बोला गया है 20 और R कितना था, R अपना इधर निकला था ना, ये रहा V निकला था 1.8, सॉरी V अपना 1.8 था और R था 20, तो कटने के बाद ये कितना बचेगा, ये रजिस्टर ऑफ 20 दिया ना, तो रजिस्टर था 20, कटने के बाद बच जाएगा 0.09, ये यहाँ पे दिया हुआ है 0.09। आगे आ जाओ, हीट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हीट पे जो क्वेश्चन आते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वॉट ऑपरेट 6 आवर अ डे, 6 घंटे चलता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर यूनिट, फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। चलो, एनर्जी कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी कंज्यूम कैसे निकलता है, पावर इंटू टाइम। पावर कैसे निकलता है, पूरा इंटू कर दो IRT, कैसे करोगे, पावर तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक 800, तो 800 इंटू क्या दिया 6 आवर्स, लेकिन हम किस में निकालते हैं 6 आवर्स में, 800 इंटू 6 आवर्स इंटू क्या है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है अपनी 30, ठीक है, 30 डेज के लिए इंटू 30, तो यह पूरा हो गया टोटल कि 800 वाट लगेगा एक दिन में, लेकिन हमें निकालना है प्रति घंटे का, ये 6 घंटे कितने 30 दिन के लिए, ठीक है। इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 144 किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर को इतनी चाहिए किलो वाट आवर की प्राइस कितनी यहाँ पे दी है 3 रुपया पर यूनिट, तो 3 रुपया से इंटू कर दिए 432 रुपये। चलो आगे, इन द सर्किट डायग्राम शोन टू रेजिस्टेंट वायर A एंड B आर ऑफ सेम एरिया क्रॉस सेक्शन मटेरियल बट A is longer than B, which ammeter A1 और A2 will indicate reading for current। देखो ये A1 और A2 है, यहाँ पे दिया है कि बट A is longer than B, A is longer than B है वायर, तो यहाँ पर कौन सा एमीटर A अभी इंडिकेट हायर रीडिंग, ज़्यादा रीडिंग कौन बताएगा। एक्चुअली एमीटर की जो A2 है, देखो A1 जो है ये क्या है, ये A1 लॉन्गर है, ठीक है, ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि ज़्यादा रीडिंग कौन बताएगा, हायर रीडिंग, तो एमीटर A2 विल शो हायर रीडिंग। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, बिकॉज सिंस वायर A इज लॉन्गर इट हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। अब देखो जो रेजिस्टेंस की वायर वही अगर लंबी है तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसमें कम करंट आ पाएगा ना, सो ड्रॉस लेसर करंट, तो ज़्यादा करंट कहाँ आएगा, जहाँ वायर छोटी है, छोटी किसकी थी A2 की, तो A2 में ज़्यादा करंट आएगा, ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। चलो, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड C। इसी वोल्ट मीटर की रीडिंग, अभी ये A और B में कनेक्टेड है, ठीक है, अभी इसी को अगर पूछा गया है कि B एंड C में कनेक्ट कर दें, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, ये अगर ऐसे कनेक्ट कर दें तो क्या आएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें रजिस्टर ढेर सारे हों तो उसका निकाल लेंगे हम R इफेक्टिव। देखो R इफेक्टिव कैसे निकलेगा, सीरीज में सबको प्लस कर दो, प्लस कर दिए तो आ गया 6। अब R इफेक्टिव निकल गया तो वोल्टेज निकाल लिए, वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज I है, ये I, R इफेक्टिव निकल गया तो वोल्टेज होता है IR, और I इफेक्टिव कितना होगा V बटे R, V बटे R यानी कि 3/6 यानी कि 0.5 क्या आ गया अपना I। अब I अगर मिल जाए इसमें, ठीक है, सीरीज में जो सब में इक्वल रहेगा तो सबका वोल्टेज निकाल लो, एक एक का, इसका कितनी वोल्टेज रहेगी, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम कितनी रहेगी 0.5, 1 इंटू 0.5 हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस 3 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5, और यही हमें निकालना था, ये 3 के अक्रॉस ना, तो ये निकल गया अपना 1.5। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। अरे यार बहुत सिंपल, R इज इक्वल टू रो L बाई A, सब कुछ रखते चले जाओ। रेजिस्टेंस इज 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन
यही ध्यान देना है, यूनिट चेंज सब कुछ मीटर में लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे अपना 10⁻⁻2 मीटर, 0.01 है ना, 0.01 को अगर मीटर में करने जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इसी को पहले अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/100, अब इसके अपॉन में 100, तो 100 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा आंसर 10⁻⁻2, क्या रहेगा ये रहेगा अपना रेडियस, क्या है ये रेडियस, और रेजिस्टेंस पहले से दिया हुआ है कितना, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ इतना रेडियस 10 ओम, तो 10 = रो की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इतना 50 × 10⁻⁻8, और इनटू लेंथ में पता करना है, एल लिख दिया। नीचे एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है यार, πr² होता है ना, तो पाई ये हो गया पाई इंटू r², आर निकला यहाँ पे 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4, और पाई की वैल्यू कितनी लिखते हैं 3.14, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पर 0.682, ये स्क्रीनशॉट ले लो कैलकुलेशन के लिए। आगे आ जाओ, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूली नहीं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखो। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H = I²RT, I²RT, I क्या रहता है करंट, R रहता है रेजिस्टेंस, और T रहता है टाइम इन सेकेंड्स। फिर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट आता है तो द फ्लोइंग चार्जेस सफर रेजिस्टेंस, तो जो चार्ज होता है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलती है। द वर्क डन टू ओवरकम रेजिस्टेंस, अब इसी रेजिस्टेंस को हराने के लिए जो वर्क करता है ना ये चार्ज, इसको बोलते हैं हीट एनर्जी। अब 2 लैम्प 1 रेटेड, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, हर बार आता है लगभग, देखो 2018 का है। 2 लैम्प हैं, एक का वैल्यू है 100 वॉट, ये क्या है 100 वॉट क्या होता है, पावर, 100 वॉट पावर है, और 220 वोट इसका वोल्टेज है, एंड अदर 60 वॉट पावर है और 220 वोट इसका वोल्टेज है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, फाइंड द करंट, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अब सुनो, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो क्या चीज कॉमन रहती है पैरेलल में, बताओ। करंट कॉमन रहता है किसमें, जब सीरीज में होता है आई, और वी कॉमन रहता है किसमें, जब पैरेलल में रहता है ना, पैरेलल में जब रहता है तो वी कॉमन रहता है, और वी यहाँ पे कितना है 220, ठीक है, कॉमन दिया भी है ये 220। हमें निकालना क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब। तो करंट कैसे निकलेगा यार, करंट तो सिंपली बस निकाल लो, कैसे, पावर की वैल्यू क्या होती है पहले बताओ, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V × I, तो I इज इक्वल टू P/V, P/V कर लो, P क्या है पहले का, क्या है 100 और दूसरे का 60, तो 100/220 और एक का 60/220। देखो पहला 0.45, दूसरा 0.27, करंट की यूनिट एम्पियर में लिख देना। 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट, फाइंड मीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग बताओ। ये 5 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। अब देखो ऐसे वाले जो होते हैं क्वेश्चन, इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, छोटा कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक अपना है, देखो एक इधर साइड है A और एक इधर साइड है B, और बीच में ये कोई सा रेजिस्टेंस है, ये वाला जिस कितना है, कितना रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है भाई साहब, रेजिस्टेंस बता रहे हैं बैटरी है। यही होता है जब लगातार लेक्चर शूट करो। ये अपनी क्या है, देखो फिर से वही ड्रॉ कर रहे हैं, ये अपनी है बैटरी सेल, ठीक है, कितनी है 3 वोल्ट की। अब उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस गया है, ठीक है, उसके ऊपर एक ये रेजिस्टेंस गया है, ये फिर एक रेजिस्टेंस आया है ये, ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे, बीच में एक ऐसे भी गया है, और फिर एक ऐसे, और ये यहाँ पे की है, और सब क्या है 3 3 3, ये दोनों है 0.5 और 0.5। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सुनो, यहाँ पे ढूंढा करो कि कहाँ पर भी बीच में जॉइंट नहीं है। जैसे देखो अगर हम चलते हैं इधर से, देखो इधर से चलते हैं तो ये देखो यहाँ पर जॉइंट मिल गया ना, ये इस रास्ते में। लेकिन अगर ऐसे चलते हैं तो देखो यहाँ पे जॉइंट ये नहीं है, क्योंकि इसमें कोई तीसरा चीज़ नहीं जॉइंट है। तो इसको पहले सॉर्ट आउट कर लो। अब ये कैसे सॉर्ट आउट होगा जल्दी बताओ, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा जल्दी बताओ। ये दोनों मिल के आपस में क्या बना लेगा, 3 और 3 सीरीज़ में है तो 6 क्या बना लेगा, ये 3 और 3 सीरीज़ में है तो आपस में मिल के बना लेगा 1 का 6 का। अब देखो फिर यहीं से चलो, यहाँ से ये रेड वाला मार्कर देखो, ये यहीं से चलो और देखो कहाँ पर भी जंक्शन नहीं है। तो ये दिख रहा है ऐसे घूम गए, जंक्शन नहीं मिला पूरे में। तो 6 और 3, ये 6 और 3, 6 और 3, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। और पैरेलल में रहते हैं तो कैसे रेजिस्टेंस निकलता है बताओ, ये दोनों का रेजिस्टेंस निकल आएगा 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया 2 और बाकी का ऊपर का मिटा दिया, ठीक है।
ठीक है, बाकी को ऊपर का मिटा दिया, ये अपना मिल गया 2। तो अब क्या बचा 2 + 0.5 0.5, तो 2 + 0.5 0.5 मतलब कि +1 = 3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या 3 आया है, ये देखो 3। देखा कितना सिंपली सॉल्व किया, 3 आ गया। अब एमीटर की रीडिंग कितनी है, एमीटर कैसे निकलता है, करंट V/R, तो लिख दिया, वोल्टेज अपना दिया हुआ था 3/3, ये दिया है ना बैटरी का 3/3 कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, कैसे करना है, जहां पर जॉइंट नहीं उसको सॉल्व करा, फिर जब वो पैरेलल में बन गया तो पैरेलल वाले को सॉल्व करा, फिर सीरीज में बन गया तो टोटल कर दिया, बस। इससे कॉम्प्लेक्स क्लास 10th बोर्ड्स में नहीं आएगा। फिर उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पॉज करके रीड कर सकते हो, ये भी रीड करने वाला ही क्वेश्चन है, पॉज करो रीड करो, क्योंकि ड्रॉ लेबल डायग्राम और ये सब है, डायग्राम ड्रॉ करने में यहाँ नहीं बैठेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। पहला क्वेश्चन 14 का है, ठीक है, 14 से करके आगे बढ़ेंगे हम। देखो, स्टेट राइट हैंड थंब रूल एंड ऑल्सो ड्रॉ फिगर, फिगर ड्रॉ करो, ये फिगर, और राइट हैंड थंब रूल बताओ क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल, देखो जो करंट कैरिंग वायर होता है वो राइट हैंड रहता है, देखो राइट हैंड अपना क्या बनाता है, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे यार इससे समझा दे रहा हूँ, अगर समझाना क्या तुम्हें तो याद ही होगा, बस याद दिला रहा हूँ। ये राइट थंब क्या दिखाता है, कंडक्टर का मूवमेंट, जो करंट कैरिंग वायर है उसका मूवमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे, और ये क्या है, कंडक्टर में जो करंट है, यानी कि ये देखो ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, इसको मान लो F, और ये मैग्नेटिक फील्ड M, और ये चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मोशन फील्ड और करंट, मोशन फील्ड करंट या फोर्स समझ लो या मोशन, तो ये मोशन है। लेफ्ट अगर रूल रहता है कि लेफ्ट हैंड रूल, तो वहाँ पर क्या रहता है, फोर्स, मोशन और कंडक्टर, जिसको बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड, और यहाँ पर इस फादर को बना लेना राइट हैंड रूल में, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। आगे आओ, अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाई। देखो कंपास के नीडल में क्यों होता है ऐसा, क्यों डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने अराउंड मिलता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी चैप्टर में हमने देखा है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल व्हेन करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अब जब इसी करंट को कंडक्टर में बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। चलो, इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, हाउ कैन द रीजन्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ बी आइडेंटिफाइड। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। देखो ऐसे रहता है बार मैग्नेट, और एक नॉर्थ होता है एक साउथ, ऐसे निकलती है अपनी लाइंस, ठीक है। तो ये जो लाइंस निकलती हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस देखो, यहाँ पर लाइंस क्लोज है, यानी कि यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे लाइन दूर दूर है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड नियर पोल्स एंड मिडिल, पोल्स में ज़्यादा होती है और मिडिल में कम होती है। स्टेट 2 वेज बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंक्रीज कैसे करते हैं स्ट्रेंथ को, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड होता है ना, इस पर तार लपटा होता है, तो तार की टर्न 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 और इंटरमिंगल कर दो और टर्न बढ़ा दो, या दूसरा करंट जो जा रहा है इसमें ऐसे कनेक्ट रहता है ना नीचे बैटरी से, तो करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो। फिर ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन पॉज करके रीड कर लो, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ड्रॉ करने वाला, ठीक है, कि एक करंट कंडक्टर के अराउंड कैसे होगा, तो ये एक तार जब जाती है तो उसके अराउंड ऐसे ऐसे कैसे घूमता है, इस साइड या इस साइड, ये राइट हैंड रूल लगाओ, इधर ये थंब और इधर ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, तो बस उसी रूल से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बतानी होती है। आगे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इट इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ थिन बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या मूविंग इलेक्ट्रॉन के आसपास भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यस होता है। न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो सब चार्ज हैं इसलिए वहां पे होता है, न्यूट्रॉन में नहीं क्योंकि वो निगेटिव है, ठीक है। चलो, अरे यार क्योंकि वो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रॉन उसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके अराउंड। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज यूनिफॉर्म एंड इस डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। अ हाई करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज एट दिस प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कंसिडर 2 points A and B at equal distance from wire respectively above and below it, giving reason explain। देखो क्या समझाया गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूनिफॉर्म है, यानी कि देखो ऐसे यूनिफॉर्म कैसे करते हैं, ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं ना, तो ठीक है चलो, यूनिफॉर्म क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अ हाई करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोस एट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, यानी कि राइट साइड में क्या बह रहा है,
वेस्ट टू ईस्ट हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ठीक है, करंट की, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज, ठीक है, करंट भी इसी साइड में बह रहा है, चलो ये करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, समझ गए, ओके। नेक्स्ट, कंसिडर 2 पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वायर अबव एंड बेलो इट, वायर के ऊपर और नीचे ए और बी है, ए और बी, ठीक है। अब बताओ गिविंग रीजन एक्सप्लेन वेयर इज फील्ड मोर, ए के पास या बी के पास, किधर फील्ड ज़्यादा होती है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब ये ऐसे अंगूठा और ये ऐसे फिंगर, कैसे लगाओगे देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट ए इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ए में क्या रहेगा करंट, नॉर्थ टू साउथ, और बी में क्या रहेगा करंट, साउथ टू नॉर्थ। Therefore at A earth's field and field due to current are in opposite direction, where at B they are in the same direction, so field at B is more। क्या लॉजिक है कि फील्ड जो अर्थ का होता है और जो करंट का होता है, ठीक है, वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ज़्यादा होता है, ठीक है, सो फील्ड इज मोर एट बी। चलो इसको जब तुम सही में करोगे बैठ के राइट हैंड रूल लगाओ, तभी मैं ऐसे स्क्रीन के पीछे से नहीं समझा सकता इसको। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, in which direction is in field should an alpha particle which are positively charged be projected so that it deflected southward, ठीक है। state the rule you have used। तो देखो अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो क्या होगा, डायरेक्शन निकल जाएगी हमें फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि ऐसी डायरेक्शन निकल जाएगी, ठीक है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन क्या निकली हमें, वेस्ट टू ईस्ट, ये निकालनी थी। क्या कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर फेंकेंगे, अपवर्ड्स फेंकेंगे, तो उसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हम क्या निकाल दे रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि मूवमेंट इधर, फिंगर इधर, और उसके बाद मूवमेंट हमें पता करनी है ना, तो हम लोग ऊपर क्या फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, तो मूवमेंट इधर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट इधर हो गया, तो किधर आएगा ये करंट की, ये किधर आएगा डायरेक्शन, इधर साइड यानी कि वेस्ट साइड में। चलो आगे, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत सिंपल सा है, पॉज करके पढ़ लो, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ऊपर भी हमने देख लिया। चलो व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, स्टेट रूल विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the process of potential due to change in magnetic field around a coil, is the production of potential due to change in magnetic field around a coil। एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल चेंज आता है, पोटेंशियल में चेंज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये नीचे एक्सप्लेन किया गया है, जिससे डायरेक्शन निकालते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनॉइड कॉइल दैट अटेन्स मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिज्म आ जाता है उसके अंदर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हाउ कैन वी डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये बताओ। टू सस्पेंड मैग्नेट बार एंड आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, फाइंड द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूजिंग द पोल्स प्रॉपर्टी लाइक पोल्स रिपेल। एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दो हवा में और उसके बाद देखो किधर जा रहा है, फिर इधर नॉर्थ का एक लगाओ, अगर ये रिपेल मारे तो समझ जाना ये नॉर्थ है, अगर ये अट्रैक्ट हो समझ जाना ये साउथ है। फिर एक्सप्लेन वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल को क्या फोर्स महसूस होगा, इफ इट इज प्लेस्ड इन फील्ड एट रेस्ट, जो फील्ड है उसके रेस्ट में है, इफ इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। नॉर्मली अ पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट इंटरैक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड, तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि देखो जो चार्ज पार्टिकल जब तक मूवमेंट नहीं करता है तो अपने अराउंड नहीं क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और अपना मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा तभी कुछ होता है, और जब यहाँ मूव नहीं कर रहा है तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू फील्ड लाइन, या अगर मान लो ऐसे 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 फील्ड लाइन है तो उसके पैरेलल में अगर चल रहा हो तो क्या होता है, नो, बिकॉज द फोर्स इज जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स पड़ता है तो क्या होता है, मैक्सिमम। येस द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मैक्सिमम, ठीक है। चलो मैक्सिमम इज अपोजिट, सेम डायरेक्शन में नहीं फील होगा। अंडर व्हाट कंडीशन, ये क्या, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कब होगा बताओ, नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड व्हेन द कंडक्टर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर रखा हो,
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन यानी कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, और लेंथ क्या है कंडक्टर की, ठीक है। डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी। खत्म कर लिए हमने इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट। वीडियो की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम चैनल नो बकवास ज्वाइन कर लो, ये वीडियो सब में फैला दो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।